मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल प्ले विद मैथ बाय सुखिंदर सिंह में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, आप वेक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो। तो इसी सीरीज में आइए हम शुरुआत करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के 9th क्वेश्चन के साथ, जो कि लास्ट टाइम हमने छोड़ दिया था। तो आज इसके साथ हम शुरुआत करेंगे और उसके बाद कुछ काफी शानदार क्वेश्चन आप मिसलेनियस एक्सरसाइज से डिस्कस करोगे। तो 9th क्वेश्चन है तो बिल्कुल आसान ही। इसके अंदर आपने सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। अब सेक्शन फॉर्मूला आपने लोअर क्लासेस में पढ़े हैं, लेकिन ज्यादातर आपने जो भी सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा वो इंटरनल डिवीजन के लिए था। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है आपके पास? अगर आपके पास पी और क्यू कोई पॉइंट है, आर अगर इसको इंटरनली डिवाइड करे या एक्सटर्नली डिवाइड करे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और आर के कोऑर्डिनेट निकाल दोगे। वही काम आपने इसमें करना है, बस एक थोड़ा सा अंतर है। अब की बार डिवीजन क्या है आपके पास? एक्सटर्नल डिवीजन है। तो रफ सा एक डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। देखिए आपके पास 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। सपोज करें कोई भी दो पॉइंट है पी और क्यू, कहीं भी सपोज कर उसको पी और क्यू। पी का पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है 9th क्वेश्चन में। पी का पोजीशन वेक्टर क्या है आपके पास? 2a प्लस बी। और क्यू का पोजीशन वेक्टर आपको क्या दे रखा है? a माइनस 3b। पी और क्यू के पोजीशन वेक्टर आपको दे रखे हैं। अब जो आर जो पॉइंट है वो इसको एक्सटर्नली डिवाइड करे। एक्सटर्नली, इंटरनली का तो मतलब क्या है? इस पी क्यू के अंदर मिलागा, एक्सटर्नली का मतलब इससे बाहर मिलागा, लेफ्ट या राइट में। अब आर के रेशो देखो आपको क्या दे रखा है। आर का रेशो क्या है? 1:2। पी क्यू के साथ 1:2 है। 1:2 का मतलब है जो आर पॉइंट है वो पी के ज्यादा नजदीक है। पी के ज्यादा नजदीक है तो आर पॉइंट आपको अप्रोक्सीमेटली यहां दिखाई देगा। ये सपोज करो आर पॉइंट है आपके पास, ये मिल गया आपको आर पॉइंट। अब आर पॉइंट की कंडीशन क्या है कि जो आर पॉइंट है उसका पी के साथ रेशो कितना है? 1 यूनिट। और आर पॉइंट का क्यू के साथ रेशो कितना है आपके पास? 2 यूनिट। ये बनेगा आपके पास डायग्राम। एक्सटर्नली डिवाइड करें, साफ साफ लिख रखे आपको 1:2 में। मतलब आर की पी से डिस्टेंस है 1 यूनिट, क्यू से डिस्टेंस क्या है? 2 यूनिट। क्योंकि जो आर पॉइंट है वो पी के ज्यादा नजदीक है तो पी की साइड रखोगे। अगर आर पॉइंट क्यू के ज्यादा नजदीक है तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। वो आपको रेशो के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो आर पॉइंट है लेफ्ट में मिलेगा या फिर राइट में। तो बस अब आपने क्या करना है? आर के रेशो निकालने हैं। अब जब इंटरनल डिवीजन है तब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना रेशोस को क्या करोगे? आप ऐड करोगे। लेकिन अब की बार क्या करोगे? जब आर के कोऑर्डिनेट लिखोगे तो एक्सटर्नल डिवीजन लिखना चाहो तो एक बार लिख भी इसको। सिंपल सा मैं एक बार फॉर्मूला बता दूं आपको। ये सपोज करो पी पॉइंट है, ये है क्यू पॉइंट। पी के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। एक बार लिख लो x2 y2 z2। आर कोई पॉइंट है जो m/n में डिवाइड करे है। तो सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, फॉर इंटरनल डिवीजन क्या मिलेगा आपको? आर के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे mx2 प्लस mx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, mz2 प्लस nz1 बाई m प्लस n। ये है इंटरनल डिवीजन के लिए, ये आपने काफी अच्छी प्रकार से पढ़ा है। लेकिन अगर जब आप एक्सटर्नल डिवीजन की बात करोगे, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन में क्या हो जाएगा आपके पास? जब आर के कोऑर्डिनेट आप लिखोगे, बीच में क्या होगा आपके पास? साइन चेंज कर दोगे, बीच का साइन क्या आ जाएगा आपके पास? mx2 माइनस mx1 बाई m माइनस n। हर जगह से आपने क्या करना है? साइन चेंज करना है। बस यही नई चीज थी एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। ये हो जाएगा आपके पास एक्सटर्नल डिवीजन का। आपकी बार एक्सटर्नल डिवीजन का क्वेश्चन है तो फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर कैसे मिलेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इस 1 की इसके साथ प्रोडक्ट करोगे, 1 की इसके साथ प्रोडक्ट करोगे, a माइनस 3b वेक्टर, बीच में होगा माइनस साइन, माइनस 2 की इसके साथ प्रोडक्ट करोगे 2a प्लस b वेक्टर बाय
m माइनस एन यानी कि 1 माइनस 2। तो यहाँ आ जाएंगे आपके पास r के कोऑर्डिनेट, कितना बचेगा a वेक्टर माइनस 3b माइनस 4a माइनस 2b बाय माइनस 1। तो कितना बचेगा ये माइनस के तो 3a वेक्टर और माइनस के 5b वेक्टर बाय माइनस 1। ये जो माइनस है ऊपर जाकर ना दोनों को क्या बना देगा प्लस, तो ये आ जाएंगे आपके पास 3a प्लस 5b। एक्सटर्नल डिवीजन r के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके पास 3a प्लस 5b। बस यहाँ पे माइनस साइन यूज करना है एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। एक पार्ट तो ये था, दूसरा पार्ट इससे भी ज्यादा आसान है। आपने प्रूव करना है कि जो p है वो r और q का क्या है, मिड पॉइंट। डायग्राम बनने के बाद कुछ बचा है नहीं। r का p के साथ रेशियो कितना है 1 यूनिट, r का q के साथ रेशियो कितना है 2, ये टोटल है 2 यूनिट, ये है 1 यूनिट। तो ये कितना बच गया आपके पास 1 यूनिट। तो जो p पॉइंट है वो r से भी 1 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर, p पॉइंट q से भी 1 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर। तो डायग्राम से बिल्कुल इजीली पता लग रहा है आपको p के जगह मिड पॉइंट हो r q। फ्रॉम डायग्राम वी कैन सी, आप देख सको P इज मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। यही आपने प्रूव करना था कि P है आर क्यू का क्या है आपके पास मिड पॉइंट। देख लो डायग्राम बढ़ने के बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इसलिए हम ज्यादा फोकस डायग्राम के ऊपर ही करा। जो भी क्वेश्चन आपने डायग्राम के थ्रू कर दिया, पहली बात तो यह क्वेश्चन आप कभी भी भूल नहीं, और दूसरा सबसे बढ़िया जो अप्रोच है क्वेश्चन को करने की वो है डायग्राम के साथ जो आप क्वेश्चन करोगे। ठीक है, तो ये था आपके पास 9th क्वेश्चन। उसके बाद देखो 10th क्वेश्चन। अब 10th 11 12 तीनों ही क्वेश्चन 10th और 11th कल आपने कर दे थे, 12th 13 14 तीनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 4 या 5 नंबर के लिए फाइनल एग्जाम में। तो इनको अच्छी प्रकार से निशाने लगाओ और अच्छी प्रकार से आपने इनको तैयार करना है। तो देखो आप 12th क्वेश्चन क्या है आपके पास, 12th सम। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको मिलेगी इस क्वेश्चन में। क्या है आपके पास, ए वेक्टर आपको दे रखा है, ए वेक्टर कितना दे रखा है आपको, ए वेक्टर थोड़ा ध्यान से देखो, i प्लस 4j प्लस 2k, ये है आपके पास ए वेक्टर। बी वेक्टर क्या है 3i माइनस 2j प्लस 7k। सी वेक्टर क्या है आपके पास, सी वेक्टर है 2i माइनस j प्लस 4k। ये 3 वेक्टर आपको दे रखे हैं, आपने एक वेक्टर फाइंड आउट करना है। अब जो भी वेक्टर फाइंड आउट करना है उसको मान लो आपने एक डी वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो मान लो लेट डी वेक्टर किसके इक्वल मान लिया आपने, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आपने डी वेक्टर फाइंड आउट करना है, उसको मान लिया एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट मान लिया एक्स, वाई एक्सिस के लॉन्ग मान लिया वाई, और जेड एक्सिस के लॉन्ग मान लिया आपने जेड। तो अब आपका टारगेट है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना। 3 अननोन है, 3 कंडीशन चाहिए आपने। अब कंडीशन क्या दे रखी है आपको, डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। जो डी वेक्टर है वो ए और बी के क्या है आपके पास परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर आप लिखोगे, सिंस डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए एंड डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी। क्योंकि जो डी वेक्टर है वो ए और बी के क्या है आपके पास परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर है तो आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब डी की ए के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आ गई 0। निकालो डी की ए के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालने के 2 तरीके थे। आप कंपोनेंट का भी यूज कर सको, आप एंगल का भी यूज कर सको। कंपोनेंट दे रखे तो कंपोनेंट का यूज करोगे, आई के कंपोनेंट की आई के साथ प्रोडक्ट, जे के कंपोनेंट की जे के साथ प्रोडक्ट, के कंपोनेंट की के साथ प्रोडक्ट, इसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल। एक इक्वेशन तो ये मिल गया आपको, ठीक है। और देखो डी की बी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, डी की बी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगी 0 पे हुए परपेंडिकुलर है। तो डी की बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करो 3x माइनस 2y
+7z इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये आ गई, दो इक्वेशन हो गई आपके पास। अब एक कंडीशन और है, सी और डी की डॉट प्रोडक्ट कितनी है? सी और डी की डॉट प्रोडक्ट कितनी दे दी आपको? 15। ये थर्ड कंडीशन है आपके पास। अब सी की डी के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, कितना आ जाएगा? 2x - y + 4z इज इक्वल टू 15। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3। अब तीन अननोन थे आपके पास, x, y, z, तीन इक्वेशन आ गई आपके पास। तो मैथमेटिक्स के अंदर जितने अननोन हैं, डाटा को उतनी ही इक्वेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, वहां से अननोन की वैल्यू आप निकाल लो। अब इनको सोल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप 10वीं क्लास वाले मेथड यूज कर लो, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या जो भी है आपके पास, या तो 10वीं क्लास का मेथड आप यूज कर सको एक्स बाय जेड की वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन हम 10वीं क्लास वाला मेथड यूज नहीं करेंगे, हम मेथड यूज करेंगे जो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट वाला है। ऐसा क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिटरमिनेंट में आपने पढ़ा है कि तीन इक्वेशंस दे रखी हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। वहां पे आपने मैट्रिक्स मेथड को यूज करके क्वेश्चन को सोल्व किया था। यहां पर भी हम मैट्रिक्स मेथड को यूज करके क्वेश्चन सोल्व करांगे। हालांकि क्वेश्चन की लेंथ तो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाएगी इससे, लेकिन इसके दो फायदे हैं। एक तो ये क्वेश्चन निकल जाएगा, साथ में जो आपने कई महीने पहले आपने जो मैट्रिक्स मेथड पढ़ा था, वो चैप्टर भी आपका पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन काफी शानदार है, क्योंकि एक तो वेक्टर कवर कर दिया इसने, डॉट प्रोडक्ट कवर कर दी इसने, साथ में मैट्रिक्स का जो पूरा सेक्शन है वो भी एक क्वेश्चन कवर कर देगा। तो आप इस क्वेश्चन को, अब जो तीन इक्वेशन दे रखे नहीं 1 2 3, काफी प्रैक्टिस की है आपने, एक बार और प्रैक्टिस करोगे, मैट्रिक्स मेथड का यूज करके ना एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालोगे, क्वेश्चन क्या हो जाएगा? खत्म। तो मैट्रिक्स मेथड एक बार देख लो। क्या करोगे? सबसे पहले जो इक्वेशंस दे रखे उसके लिखोगे मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशंस इज, क्या बनेगी? मैट्रिक्स फॉर्म ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए क्या है आपके पास? मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स। मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट कितनी है? 1 4 2 3 -2 7 2 -1 4। एक्स, एक्स क्या होगी? मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल। और बी, बी क्या है? मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या है? 0 0 15। ये आ गया आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे? दोनों साइड a इनवर्स अप्लाई कर दियो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जैसे ही दोनों साइड a इनवर्स अप्लाई करोगे, तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? a इनवर्स इंटू बी। आपका मेन टारगेट x की वैल्यू ही निकालना है, तो x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? a इनवर्स इंटू बी। अब a इनवर्स कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप माइनर निकालोगे, फिर आपको फैक्टर निकालोगे, फिर आप डिटरमिनेंट निकालोगे, एडजॉइंट निकालोगे, और ए इनवर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है मैट्रिक्स मेथड में। ए इनवर्स, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स किसके इक्वल है? 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप वो प्रोसेस यूज करोगे, तो निकालो आप स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जरूर है, लेकिन कोई बात नहीं। चलो पहले माइनर निकालो। M11 फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, क्या बच गया? -2 -2 7 -1 4। इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दो। -2 7 -1 4, करो डिटरमिनेंट को एक्सपेंड, कितना होगा? माइनस के तो 8 प्लस के 7, क्या बच गया? -1। ऐसे ही M12 का मतलब है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दो, क्या बच गया आपके पास? 3 7 2 4, तो कितना आ जाएगा? यो 12 -14 माइनस के 2। फिर M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दियो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, क्या बच गया आपके पास? 3 -2 2 -1, तो -3 + 4 यानी कि 1। आप डायरेक्ट भी निकाल सको, ये बीच में डिटरमिनेंट लिखने की जरूरत है नहीं, अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट भी निकाल सको। ऐसे ही M21, अब की बार डायरेक्ट लिखांगे हम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, कितना बच गया आपके पास? 16 + 2 18। अब डायरेक्ट लिखांगे M22, आपकी मर्जी है, डायरेक्ट भी लिख सको या पूरा एक्सपांड करके भी लिख सको। सेकंड रो
सेकंड कॉलम छोड़ दो, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, कितना बच गया 4 -4 0। M23 M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दियो, -1 और माइनस के 8, -1 -8 माइनस के 9। फिर M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, कितना बच गया 28 और 4 32। M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, 7 -6 1। और M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम कितना आ गया माइनस के 2 और माइनस के 12 माइनस के 14। तो ये तो आ गया आपके पास माइनर्स। सबसे पहले आप ए इनवर्स निकालने के लिए पहले माइनर निकालोगे, इसके सामने लिखोगे कोफैक्टर। A1 1 1 और 1 का जोड़ इवन है, जोड़ अगर इवन है तो जो माइनर है वही क्या मिलेगा आपको कोफैक्टर। 1 और 2 का जोड़ ओड है, जोड़ देखना 1 और 2 का जोड़ 3 ओड है, तो माइनर का साइन चेंज कर दोगे। फिर 1 और 3 का जोड़ इवन है तो सेम, 2 और 1 का जोड़ ओड है तो साइन चेंज, 2 और 2 का जोड़ इवन है तो सेम, 2 और 3 का जोड़ ओड है तो साइन चेंज, 3 और 1 का जोड़ इवन है तो सेम, 3 और 2 का जोड़ ओड है तो साइन चेंज, 3 और 3 का जोड़ इवन है तो सेम। तो पहले आप निकालोगे माइनर, उसके बाद आप निकालोगे कोफैक्टर, अब आप निकालोगे डिटर्मिनेंट और इनवर्स। ठीक है, पहले डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालोगे? फर्स्ट रो के एलिमेंट का यूज करो और इन्हीं के कोफैक्टर, यानी कि A11 कोफैक्टर ऑफ A11, A12 कोफैक्टर ऑफ A12, ये फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट का। A11 कोफैक्टर ऑफ A11, A12 कोफैक्टर ऑफ A12, A13 कोफैक्टर ऑफ A13। तो कितना आ जाएगा देखो 1, कोफैक्टर कितना है -1 प्लस 4, कोफैक्टर कितना है 2 प्लस 2, कोफैक्टर कितना है आपके पास 1, तो कितना बच गए माइनस के तो 1 प्लस के 8 और प्लस के 2 10, कितना आएगा डिटर्मिनेंट 9। तो इनवर्स के लिए एक तो डिटर्मिनेंट की जरूरत थी, मिल गया। उसके बाद आपने एडज्वाइंट की जरूरत है, तो एडज्वाइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे? एडज्वाइंट ऑफ ए, जो आपने कोफैक्टर निकाले हैं, जो कोफैक्टर निकाले हैं उनकी मैट्रिक्स बना दो, यानी कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। एडज्वाइंट की मैट्रिक्स, एडज्वाइंट के लिए क्या करोगे? कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाओ और उसका क्या लेना है? ट्रांसपोज, इसका ध्यान रखियो। तो क्या आ जाएगा आपके पास ये -1 2 1 -18 0 9 32 -1 और -14, इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या है? रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, कोरस्पॉन्डिंग रो को। फर्स्ट रो का बना दियो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम। ये आ गया आपके पास एडज्वाइंट, ये है आपके पास डिटर्मिनेंट। तो अब यहां से ए इनवर्स की वैल्यू निकाल दो। ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? फॉर्मूला है आपके पास 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए। 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 9 और एडज्वाइंट ऑफ ए ये निकाल रखा है आपने। तो अब देखो इनवर्स की वैल्यू मिल गई, अब आपने x की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही इनवर्स की वैल्यू मिलेगी, b का आपको पता है x की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब x मैट्रिक्स की वैल्यू किसके इक्वल है? a इनवर्स इंटू b। और a इनवर्स की वैल्यू कितनी आई है 1/9 इंटू -1 -18 32 2 0 -1 1 9 -14 इंटू b की वैल्यू कितनी है 0 0 15। तो बस अब सोल्व कर लो इसको, कितना आ गया 1/9। मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करनी है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसके साथ 0 इसके साथ 0, 32 की और 15 की प्रोडक्ट कर दियो, कितने आ जाएगी देखो 15 30 45 और 3 48।
सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 -15, ये इसके साथ प्रोडक्ट कर दो, कितना होगा -15 और 4 की प्रोडक्ट 60, 15 और 6 30, ये आ गया। ये आ गया x की वैल्यू। अब 9 को चाहो तो अंदर ले जाओ, जैसे ही 9 अंदर लेके जाओगे 9 डिवाइड में है, 9 क्या करेगा सभी को डिवाइड कर देगा 9, तो कितना आ जाएगा आपके पास 480/9 -15/9 -210/9, 3 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, इसको 3 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा 160/3, 3 से डिवाइड कर दियो -5/3, 3 से डिवाइड कर दियो -70/3। ये किसके इक्वल आया है एक्स मैट्रिक्स के इक्वल, लेकिन एक्स मैट्रिक्स किसके इक्वल थी आपके पास मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल यानी कि एक्स वाई जेड। ये आ गया आपके पास 160/3 -5/3 -70/3। तो जैसे ही आप कंपेयर करोगे यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी 160/3, y की वैल्यू कितनी आएगी -5/3, z की वैल्यू कितनी आएगी -70/3। x y z की वैल्यू ही आपने निकालने दी। देखो क्वेश्चन लंबा तो जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है, और साथ में आपका मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को भी इसने कवर कर दिया, जो थर्ड और फोर्थ चैप्टर थे आपके पास, वो भी क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स मेथड भी इसके साथ तैयार हो गया। इसके बाद सारा का सारा पुराना काम था, एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई। सो डी वेक्टर किसके इक्वल था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दो 160/3 आई कैप -5/3 जे कैप -70/3 के कैप, ये हो जाएगा आपके पास आंसर। कर लोगे? तो ये था क्वेश्चन, काफी शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जरूर है लेकिन जितना जल्दी हो उसका ये कैलकुलेशन आप कर सकते, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 13th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन काफी आसान है। तो क्या गिवन है आपको 3 वेक्टर दे रखे हैं ए बी सी। अब ए वेक्टर की बी और सी के सम के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसके साथ स्केलर प्रोडक्ट क्या दे रखी है 1, तो आपने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो इस ए वेक्टर की बी प्लस सी के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसके साथ स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, कितनी देर की आपको 1, तो आपने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आप क्या करोगे बी और सी के सम के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालो। तो पहले बी प्लस सी निकालो, बी प्लस सी दोनों का सम करो। आई के कंपोनेंट में आई का कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, जे के कंपोनेंट में जे का कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, और के कंपोनेंट में के का कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। सबसे पहले तो आपने बी और सी का सम फाइंड आउट करना है, कर दोगे बी और सी का जोड़, ठीक है। अब बी प्लस सी के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस सी। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा यो, चाहो तो पूरा स्क्वायर भी खोल दो, ये कोई जगह 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 36 प्लस 4, ये आ जाएगा आपके पास लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा और प्लस 44, ये आ गया बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। अब क्वेश्चन क्या है ए वेक्टर की, अब यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी प्लस सी के अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे। यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, दोनों वेक्टर का जोड़ करो बी प्लस सी और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अब b प्लस सी के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है तो b प्लस सी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दियो, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप बाय अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, ये आ गया आपके पास यूनिट वेक्टर। अब क्वेश्चन क्या है ए की इसके साथ स्केलर प्रोडक्ट, इन दोनों की स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल दे रखी है 1 के इक्वल, तो कर दो प्रोडक्ट।
आई के कंपोनेंट की आई के साथ प्रोडक्ट, जे के कंपोनेंट की जे के कंपोनेंट के साथ प्रोडक्ट, के कंपोनेंट की के कंपोनेंट के साथ प्रोडक्ट, यानी कि ए वेक्टर की देखो आई प्लस जे प्लस के, ए वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ, 2 प्लस लैम्डा आई कैप 6 जे कैप माइनस 2 के कैप बाय स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। दोनों की स्केलर प्रोडक्ट किसके इक्वल दे रखी है आपको, 1 के इक्वल दे रखी है, तो लैम्डा की वैल्यू आप निकालो। अब जब डॉट प्रोडक्ट करोगे या स्केलर प्रोडक्ट करोगे, आई के कंपोनेंट की आई के साथ, जे के कंपोनेंट की जे के साथ, के कंपोनेंट की के साथ प्रोडक्ट करनी है। डिनोमिनेटर सभी का क्या रहेगा, सेम, तो करो प्रोडक्ट। डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहेगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। अब आई का कंपोनेंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है 2 प्लस लैम्डा, तो आई के कंपोनेंट की आई के साथ प्रोडक्ट, 1 की 2 प्लस लैम्डा के साथ प्रोडक्ट करोगे कितना होगा 2 प्लस लैम्डा। जे के कंपोनेंट की जे के साथ प्रोडक्ट, जे का कंपोनेंट कितना है 1 की 6 के साथ प्रोडक्ट करोगे 6, के कंपोनेंट की के साथ प्रोडक्ट -2, किसके इक्वल है 1 के इक्वल। 2 से 2 कैंसल, ये डिवाइड में है, राइट में जाएगा तो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो लैम्डा प्लस 6 किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। अब आपने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर रूट है सिंपलीफाई करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो क्या आ जाएगा लैम्डा प्लस 6 का स्क्वायर, और स्क्वायरिंग करोगे तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। बस इसका स्क्वायर खोल दो, ए प्लस बी का स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, लैम्डा वाली टर्म एक साइड कर लो, 4 लैम्डा लेफ्ट में आकर माइनस का हो जाएगा, 12 लैम्डा था माइनस के 4 लैम्डा, 12 में से 4 लैम्डा माइनस करियो कितना बचेगा 8 लैम्डा, इसको राइट में ले जियो। 44 में से 36 माइनस करोगे कितना बचेगा 8, तो 8 लैम्डा की वैल्यू 8 है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1, लैम्डा की वैल्यू ही आपने निकालनी थी। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो 3 वेक्टर दे रखे हैं ए बी सी, बी प्लस सी के अलोंग पहले यूनिट वेक्टर निकाल लो, पहले दोनों का सम फिर यूनिट वेक्टर निकाल दिया। अब इस वेक्टर की ए के साथ स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट 1 है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ये आसान क्वेश्चन है, कर लोगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 सम, तीनों ही क्वेश्चन काफी बेहतरीन है, 12, 13, 14। हाँ 12th में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, 13th और 14th में इतनी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं मिलेगी आपको। तो उसके बाद देखो 14 सम क्या है, ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, ए बी सी क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि जो ए वेक्टर है वो बी के परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर सी के परपेंडिकुलर और सी वेक्टर ए के परपेंडिकुलर, यानी कि ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, तीनों क्या दे रखे हैं आपको 0, और साथ में एक कंडीशन और है विद इक्वल मैग्नीट्यूड। तो आप लिखोगे सिंस ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि ए तो बी के परपेंडिकुलर है, बी सी के परपेंडिकुलर और सी ए के परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, ए की बी के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, बी की सी के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, सी की ए के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया आपके पास 0। ये है, तो आपने क्या कर दिया, जो इंफॉर्मेशन थ्योरेटिकल फॉर्म थी उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो यही काम करना, आपने इंफॉर्मेशन को इक्वेशंस की फॉर्म में लिखना है और आपने चीजों को सॉल्व करना है, कर दोगे। तो ये तो था म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब। साथ में कंडीशन और है ऑफ विद इक्वल मैग्नीट्यूड, तीनों के मैग्नीट्यूड्स क्या है इक्वल, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड, तीनों मैग्नीट्यूड इक्वल है। आपने मान लिया तीनों मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, ए के इक्वल, किसी के इक्वल भी मान सकते हो, आपकी मर्जी। तो ये दो कंडीशंस तो दे रखी है,
ठीक है। उसके बाद अब आपका काम स्टार्ट होगा। अब आपने प्रूव क्या करना है? आपने प्रूव करना है कि a प्लस b प्लस c इज इक्वली इंक्लाइंड विद वेक्टर a, b एंड c। ये काम आपने प्रूव करना है। तो आपने प्रूव करना है a प्लस b प्लस c और a वेक्टर के बीच में, b के बीच में और c के बीच में, इनके बीच में एंगल कितना है? इक्वल है। ठीक है, तो इक्वल प्रूव करना है एंगल। आप मान लो लेट a प्लस b प्लस c, लेट a प्लस b प्लस c मेक्स एंगल θ1, θ2, θ3 with vectors a, b एंड c। आपने ये मान लिया कि जो a प्लस b प्लस c है वो a के साथ तो एंगल बनाने लग रहा है θ1, a प्लस b प्लस c b के साथ एंगल बनाने लग रहा है θ2 और a प्लस b प्लस c c के साथ एंगल बनाने लग रहा है θ3। आपने प्रूव क्या करना है? इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब आपने प्रूव करना है कि θ1, θ2 और θ3 की वैल्यू क्या है? इक्वल। ये प्रूव करना आपने। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब समझ में आ गया कि a प्लस b प्लस c a, b और c के साथ इक्वल एंगल बना हुआ। आपने मान लिया θ1, θ2, θ3। अब आप प्रूव कर दो कि θ1, θ2, θ3 तीनों क्या है? इक्वल। अब प्रूव कैसे करोगे? जब भी एंगल का जिक्र आवेगा, जब भी एंगल का जिक्र होगा तो डॉट प्रोडक्ट यूज करनी है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी और a के बीच में एंगल कितना है आपके पास? θ1। तो यूज करो a प्लस बी प्लस सी की, a प्लस बी प्लस सी की डॉट प्रोडक्ट a वेक्टर के साथ किसकी इक्वल हो जाएगी? डॉट प्रोडक्ट। आपने स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ a cos θ1। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट यूज कर लिया आपने, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी और a के बीच में एंगल कितना है? θ1। डॉट प्रोडक्ट का यूज कर लिया। सोल्व करो इसको। पहले इसके साथ a डॉट a, b डॉट a प्लस c डॉट a, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b प्लस c और मैग्नीट्यूड ऑफ a वैसे किसके इक्वल मान रखा आपने? k के इक्वल cos θ1। अब सेम वेक्टर की सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ दी है, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। b डॉट a, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। a डॉट b अगर जीरो है तो b डॉट a भी क्या मिलेगा आपको? जीरो। तो ये हो गया जीरो। c डॉट a क्या है? जीरो। ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो ये बच गया आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b प्लस c इंटू k cos θ1। ये मल्टीप्लीकेशन में है, लेफ्ट में के जगह डिवाइड में। मैग्नीट्यूड ऑफ a किसके इक्वल है? k के इक्वल। ये कितना आ जाएगा? k स्क्वायर। ये मल्टीप्लीकेशन में, लेफ्ट में के जगह डिवाइड में। तो cos θ1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? k से k कैंसिल हो जाएगा। cos θ1 की वैल्यू कितनी आ गई? k बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b प्लस c। अब आपने वैल्यू किसकी निकालनी है? θ1 की वैल्यू निकालनी है। तो k बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b प्लस c। तो आपने क्या करना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b प्लस c और आपने निकालना पड़ेगा। और मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। जब भी कभी मैग्नीट्यूड निकालना है किसी भी वेक्टर का, अगर मैग्नीट्यूड निकालना है नहीं, तो आप क्या करोगे? उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालोगे, फिर स्क्वायर रूट लेकर आप क्या करोगे? मैग्नीट्यूड निकालोगे। आपको इस मैग्नीट्यूड की जरूरत है, तो देखो कैसे निकालोगे। यही मेन काम था इस क्वेश्चन में। a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड निकालना है, ये मैग्नीट्यूड निकालना है। आप एक काम करो, इसका स्क्वायर निकालो, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और आपने रिजल्ट पढ़ रखा है, रिजल्ट तो पढ़ रखा है a डॉट a। सेम वेक्टर की सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे, इसके इक्वल आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b प्लस c का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? a प्लस b प्लस c की डॉट प्रोडक्ट a प्लस b प्लस c के साथ। तो कर दो सोल्व। पहले a की सभी के साथ प्रोडक्ट, फिर b के सभी के साथ प्रोडक्ट, फिर c की सभी के साथ है प्रोडक्ट। करो a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस a डॉट c, फिर b की b डॉट a प्लस b डॉट b प्लस b डॉट c, फिर c की c डॉट a प्लस c डॉट b प्लस c डॉट
सी। सेम वेक्टर की सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। अब ए की बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगी? जीरो। ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। बी की बी के साथ डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। सी की सी के साथ मैग्नीट्यूड ऑफ सी का होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सी किसके इक्वल है? के इक्वल। तो कितना आ जाएगा? के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, कितना आ गया? 3 स्क्वायर। किसके इक्वल है? ये ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, जैसे ही दोनों साइड स्क्वायर रूट ले होगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा? जैसे ही आप स्क्वायर रूट ले होगे √3 ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसको यहां पे यूज कर लियो तो k बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 के से k कैंसल, 1 बाय √3। ये किसकी वैल्यू आ गई? कोस ऑफ θ1। अब 1 बाय √3 टेबल का एंगल तो है नहीं, तो आप एक काम करो, θ1 की वैल्यू निकालनी है, कोस इनवर्स अप्लाई कर दियो। बोथ साइड जैसे ही कोस इनवर्स अप्लाई करोगे तो ये तो आ गई आपके पास θ1 की वैल्यू। θ1 की वैल्यू कितनी आ गई? कोस इनवर्स 1 बाय √3। ऐसे ही बिल्कुल सेम आपने θ2 और θ3 की वैल्यू निकालनी है, तो निकालो। जैसे θ2 की वैल्यू निकाला पे, θ2 क्या है? a प्लस बी प्लस सी और b के बीच में एंगल, दोनों की डॉट प्रोडक्ट यूज कर लो, बिल्कुल सेम। अब क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आओगी। a प्लस बी प्लस सी के b के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b कोस θ2। तो इसकी डॉट प्रोडक्ट करो, कितना आ जाएगा? a डॉट b प्लस b डॉट b प्लस c डॉट b। ये मैग्नीट्यूड अभी निकाला है √3 के, और ये कितना है? k कोस θ2। ये जीरो, ये जीरो, कितना आ गया? b डॉट b मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर कितना है? k स्क्वायर। ये कितना आ गया? √3 के स्क्वायर कोस θ2। तो यहां तक कोस θ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k स्क्वायर बाय √3 के स्क्वायर, यानी कि 1 बाय √3। तो θ2 की वैल्यू कोस इनवर्स जैसे ही अप्लाई करोगे तो θ1 की वैल्यू कितनी आ गई? कोस इनवर्स 1 बाय √3। θ2 की वैल्यू भी कितनी आ गई? कोस इनवर्स 1 बाय √3। सिमिलरली ये थर्ड पार्ट आपने खुद करना है। सिमिलरली θ3 की वैल्यू निकालोगे तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट a प्लस बी प्लस सी की सी के साथ डॉट प्रोडक्ट बिल्कुल सेम करनी है, कुछ भी अलग नहीं हुआ। सिमिलरली θ3 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? कोस इनवर्स 1 बाय √3। तो अब θ1 θ2 θ3 इक्वल है, तो आप लिखो एसेंस θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू θ3, तीनों एंगल इक्वल आ गए। सो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड विद वेक्टर a b एंड c। यही प्रूव करना था आपने कि a प्लस बी प्लस सी वेक्टर a b और c के साथ क्या है? इक्वली इंक्लाइंड है। तो ये है आपके पास काफी शानदार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में थोड़ा सा ध्यान से देखियो। 14th क्वेश्चन में एक दो बुक्स में थोड़ी सी स्टेटमेंट गलत दे रखी है, तो उसको ठीक ढंग से कर लियो। उसमें क्या दे रखा है? ये तो दे रखा है a प्लस बी प्लस सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, सो दैट द वेक्टर c डॉट d इज इक्वल टू 15 दे रखा है, c और d की डॉट प्रोडक्ट। ये आपकी इसमें गलती था, 12th क्वेश्चन की स्टेटमेंट मिसप्रिंट हो रही है, तो इसको स्टेटमेंट को ठीक करियो। स्टेटमेंट आओगी सो दैट द वेक्टर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड विद वेक्टर ए बी एंड सी। तो ऐसे आपने स्टेटमेंट को ठीक करके ना ऐसे आपने क्वेश्चन करना है। कर दोगे? अच्छा क्वेश्चन था, डॉट प्रोडक्ट का यूज किया है आपने। और मैग्नीट्यूड निकालने का, जब भी कभी मैग्नीट्यूड निकालना है, जैसे यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड निकालना है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो उसका स्केयर निकालियो, क्योंकि स्केयर को डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में निकाल यूज करके ना आप इजिली कैलकुलेशन कर लोगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए आपके पास 15th क्वेश्चन, ये भी काफी शानदार क्वेश्चन है। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन, इफ एंड ओनली इफ वाले क्वेश्चन प्लस 2 क्लास के बाद आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन पढ़ोगे इस टाइप के।
तो प्लस 2 क्लास के बाद जो आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनकी नींव रखा गया ये क्वेश्चन। बार बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे इफ एंड ओनली इफ वाले। तो देखो आप इफ एंड ओनली इफ वाले क्वेश्चन आप कैसे डिस्कस करोगे। 15th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको दे रखा है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी। जब भी कभी इफ एंड ओनली इफ का क्वेश्चन आ जाए आपके पास दो स्टेटमेंट गिवन मिलेंगी। जैसे यहाँ पे एक तो ये स्टेटमेंट है और एक ये स्टेटमेंट है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये भी ट्रू मिलेगी आपको, और अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये भी आपको क्या मिलेगी, ट्रू। यानी कि दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। फर्स्ट वाली को ट्रू लेकर चलोगे तो सेकंड भी ट्रू मिलेगी, और सेकंड को ट्रू लेकर चलोगे तो फर्स्ट भी ट्रू आपको मिलेगी। और यही काम आपने इसमें करना है। क्या करोगे, एक बार तो ये चीज लेकर चलो, इसको ट्रू प्रूव कर दो, और एक बार ये लेकर चलो, इसको ट्रू प्रूव कर दो। तो आप क्या करोगे, दो पार्ट में होगा क्वेश्चन। मान लो लेट ये चीज आपने मान ली कि ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी ये किसके इक्वल मान लिया आपने, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ये बात आपने मान ली। अब आपने प्रूव करना है ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी। एक चीज एक स्टेटमेंट को मानोगे दूसरी को प्रूव कर दो। टू प्रूव, क्या प्रूव करोगे, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी, और साथ में एक कंडीशन भी दे रखी है कि ए और बी क्या है, नॉन जीरो वेक्टर, ना तो ए जीरो के इक्वल ना ही बी जीरो के इक्वल दे रखे आपको ये। तो ये चीज आपको दे रखी है, ये चीज आपने प्रूव करनी है। तो जो चीज गिवन है इसका यूज करो। क्या है आपके पास, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। खोल दो प्रोडक्ट, पहले ए की ए के साथ प्रोडक्ट, फिर ए की बी के साथ प्रोडक्ट, फिर बी की ए के साथ प्रोडक्ट, फिर बी की बी के साथ प्रोडक्ट। क्या है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ए की ए के साथ प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ए की बी के साथ प्रोडक्ट ए डॉट बी। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, बी डॉट ए किसके बराबर होगी, ए डॉट बी के इक्वल। बी की बी के साथ मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। अब इक्वेशन के लेफ्ट और राइट में अगर इक्वल टर्म्स हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ए डॉट बी टू टाइम्स ए डॉट बी जीरो के इक्वल। यहां से डॉट प्रोडक्ट कितनी आ गई, जीरो। अब दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है तो तीन पॉसिबिलिटी थी, या तो ए को जीरो होना पड़ेगा, या बी को जीरो होना पड़ेगा, या दोनों को क्या होना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। लेकिन इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू भी जीरो के इक्वल नहीं है, बी की वैल्यू भी जीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या होना पड़ेगा, सो वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी। तो ये हो गया आपके पास एक पार्ट हुआ है अब तक। ये रिजल्ट आप लेकर चले, ये आपने प्रूव कर दिया, ठीक है। सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, अब की बार क्या लेकर चलोगे, मान लो लेट ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी, दैट इज परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, ए की बी के साथ डॉट प्रोडक्ट कितने दे दिया आपको, जीरो। ये चीज तो आपने मान ली। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपने, ए प्लस बी की डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी के साथ किसके इक्वल प्रूव करनी है आपने, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ये चीज आप मान के चलोगे। अब की बार इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। जब भी कभी दो साइड्स को इक्वल प्रूव करना है तो लोअर क्लासेस में देखे आपने क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो, या तो राइट हैंड साइड प्रूव कर दो, या राइट हैंड साइड लेकर चलो लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दो, या थोड़ी सी लेफ्ट थोड़ी सी राइट को आप सोल्व करो और दोनों को इक्वल प्रूव कर दो। आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलाएंगे तो दोनों को इक्वल प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी के साथ, तो कितना आ जाएगा, ए डॉट ए खोल दो प्रोडक्ट ए डॉट बी, बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, ए डॉट ए सेम वेक्टर की सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ए की बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि वेक्टर अब की बार आपने परपेंडिकुलर मान रखे हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, जीरो। ये जीरो, ये भी कितना आ जाएगा, जीरो। ये कितना आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। तो क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले सोल्व किया, क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस
मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, और ये क्या है, राइट हैंड साइड। तो ये था आपके पास क्वेश्चन। क्वेश्चन तो आसान ही है, बस आपको प्रोसेस का पता होना चाहिए कि इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट का मतलब है कि अगर ये रिजल्ट ट्रू है तो ये भी ट्रू मिलेगा, और ये रिजल्ट अगर ट्रू है तो ये भी ट्रू मिलेगा आपको। तो दो पार्ट में क्वेश्चन सोल्व करना है। एक बार तो इसको ट्रू लेकर चलो, इसको प्रूव कर दो। दूसरे पार्ट में इसको ट्रू लेकर चलांगे, फर्स्ट पार्ट को ट्रू आपने प्रूव करना है। तो प्रोसेस का पता होना चाहिए, क्वेश्चन आसान है, कर लोगे। तो ये था आपके पास 15 सम। उसके बाद आपके पास कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव के बारे में बार बार आपको चीजें बोली जावे, सारे के सारे एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट है। तो 16th ऑब्जेक्टिव क्या दे रखा है, थीटा दो वेक्टर के बीच में एंगल है और इनकी जो डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी, 16 सम में ए डॉट बी क्या दे रखी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बताओ थीटा की पॉसिबिलिटी बतानी है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। अब देखो मैग्नीट्यूड, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो अब 3 नंबर की प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब, और जिसमें से 2 नंबर क्या है, पॉजिटिव, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो यहां तक क्या आ जाएगा, कोस थीटा की वैल्यू भी क्या होगी आपके पास, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखो ए ऑप्शन क्या दे दिया आपको, थीटा की वैल्यू कितनी दे दी, ए ऑप्शन में 0 से π/2। बी ऑप्शन में क्या दे रखे हैं, थीटा की वैल्यू क्लोज इंटरवल, यहाँ पे स्ट्रिक्ट इक्वेशन है, यहाँ पे इक्वलिटी है। सी में क्या दे रखा है आपको, थीटा की वैल्यू 0 से π, और डी की वैल्यू, डी में क्या है, क्लोज इंटरवल। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, इन 4 में से किस इंटरवल के अंदर कोस थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगी। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हुआ है, अब सी और डी ऑप्शन तो वैसे ही नेग्लेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि 0 से π का मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट में कोस की वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, आपको चाहिए पॉजिटिव, ये दोनों ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए। अब थोड़ी सी आपने सोचने की जरूरत पड़ेगी ए और बी के ऊपर, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करे, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट को, लेकिन ये आपका ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है। अब आपका आंसर डिपेंड करेगा जो आपकी स्टेटमेंट है उसके ऊपर। अगर यहाँ पे इक्वलिटी है, स्टेटमेंट में अगर इक्वलिटी है तो आंसर में भी आपकी इक्वलिटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी है, तो अभी आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन का। लेकिन अगर स्टेटमेंट में वो स्ट्रिक्ट इनइक्वेशन कर दे, स्ट्रिक्ट, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। तो इसका विशेष ध्यान रखना आपने, अगर स्टेटमेंट में इक्वलिटी है तो आंसर में भी इक्वलिटी मिलेगी, स्टेटमेंट में अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वेशन है यानी कि इक्वलिटी नहीं है तो आपका आंसर में भी इक्वलिटी नहीं मिलेगी, इसका विशेष ध्यान रखना आपने, रख लोगे। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास, बी, ठीक है। उसके बाद देखो 17th ऑब्जेक्टिव क्या दे रखा है, ए और बी दो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का सीधा सा मतलब है, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखो, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, जिनके मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास 1, थीटा दोनों के बीच में एंगल है। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, ए प्लस बी इज ए यूनिट वेक्टर, ए प्लस बी भी एक यूनिट वेक्टर मिलेगा, कब, थीटा की वैल्यू आपने निकालनी है। अब ए प्लस बी अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा आपको 1। अब आपने थीटा की वैल्यू निकालनी है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड आपने 1 के इक्वल पुट कर दिया, यहां तक सिंप्लीफाई करो, स्केयरिंग बोथ साइड। जब भी मैग्नीट्यूड और स्केयर, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर कितनी बार डिस्कस किया आपने, स्केयर कैसे निकालोगे मैग्नीट्यूड का, सेम वेक्टर की सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड का स्केयर ऐसे निकालोगे इज इक्वल टू 1, करो इसकी प्रोडक्ट कितने आ जाएगी, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, ए डॉट ए सेम वेक्टर की सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों इक्वल हो, बी डॉट ए की जगह लिख दिया ए डॉट बी, बी डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ए और बी यूनिट वेक्टर है, ये कितना आ जाए 1, 2 टाइम्स ए डॉट बी 1 इज इक्वल टू 1,
इसको राइट में ले जाओ और इसकी डॉट प्रोडक्ट खोल दो 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। 1 + 1 2, दूसरी साइड ले जाओगे -1 बच जाएगा। 2 मल्टीप्लीकेशन में है, राइट में जाए क्यों जगह डिवाइड में। ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड भी 1, कोस थीटा कितना आ गया -1/2। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई -1/2। अब जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से 3 ऑप्शन तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ए ऑप्शन क्या दे दिया आपको, देखो अगर ध्यान तो देखो आप, थीटा की वैल्यू कितनी है π/4। बी ऑप्शन क्या है, थीटा की वैल्यू कितनी है π/3। सी ऑप्शन क्या है, थीटा की वैल्यू कितनी है π/2। और डी ऑप्शन क्या है, थीटा की वैल्यू कितनी है 2π/3। अब इसमें से 3 ऑप्शन तो वैसे ही रिजेक्ट हो गए आपके। क्यों? क्योंकि π/4, π/3 और π/2 ये तीनों फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है, 0 से 90 डिग्री तक हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या है आपके पास पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे कोस की वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर आप रिजेक्शन मेथड का भी यूज कर सको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देने का सबसे एक काफी इंपॉर्टेंट मेथड है रिजेक्शन मेथड। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपने सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो आप एक काम करो, गलत ऑप्शन को रिजेक्ट कर दो, तो जो बच गया वो सही ऑप्शन आ गया। तो आप रिजेक्शन मेथड का यूज कर सको यहाँ पे, क्योंकि थीटा की वैल्यू π/4, π/3, π/2 ये तीनों वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट की हैं। और कोस थीटा कहां पे आपकी बार नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है, तीनों को रिजेक्ट करो, डी आंसर आ जाएगा आपके पास। या दूसरा तरीका, आप बिल्कुल जो 11वीं क्लास में ट्रिग्नोमेट्री आपने अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस की है, टिपिकल ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके भी आप आंसर दे सको। उसमें क्या है, नेगेटिव को तो बाद में डिस्कस करांगे, सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे। 1/2 देखो, थीटा की वैल्यू 1/2 कहां पर है 60 डिग्री के ऊपर है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू तो 60 डिग्री होगी, लेकिन नेगेटिव साइन है, मतलब दूसरे क्वाड्रेंट में लेकर जाना पड़ेगा 60 डिग्री को। तो थीटा की वैल्यू आप निकाल भी इसको, थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, 60 डिग्री को दूसरे क्वाड्रेंट में लेकर जाना है। किसी भी एंगल को दूसरे क्वाड्रेंट में जंप करवाना है तो 180 - 60 लिखोगे। 60 डिग्री को दूसरे क्वाड्रेंट में लेकर जाना है तो 180 - 60, तीसरे क्वाड्रेंट में लेकर जाना है तो 180 + 60, और अगर आपने फोर्थ क्वाड्रेंट में लेकर जाना है तो 360 - 60 डिग्री। ऐसे आपने कन्वर्ट करना है क्वाड्रेंट्स को। तो आप वो भी मेथड यूज कर सको, 180 - थीटा का यूज करके 180 - 60 कितना आ गया 120 डिग्री। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, π/180 से मल्टीप्लाई करके 2π/3 आ जाएगा। तो ये तो है बिल्कुल जनरल मेथड क्वेश्चन निकालने का, और ये था रिजेक्शन मेथड। 3 ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया, जो बच गया वो आपके पास आंसर आ गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बड़ा रोल प्ले करे रिजेक्शन मेथड। जब भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो ओड अगेंस्ट द अदर ये टेक्निक भी यूज कर सको। भाई एक ऐसा ऑप्शन जो बाकी सभी से डिफरेंट है, वही ऑप्शन मिलेगा आपको। ये टेक्निक काफी ज्यादा यूज हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो यहां भी आप इसको यूज कर सको, कर लोगे। तो चाहे जनरल मेथड यूज करो, चाहे आप रिजेक्शन मेथड यूज करो। ये था आपके पास 17th क्वेश्चन। उसके बाद देखो 18th क्वेश्चन। अब 18th क्वेश्चन को करने से पहले आप एक छोटा सा रिजल्ट देखो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जैसे आपने स्केलर प्रोडक्ट तो देखी है 2 वेक्टर्स की, अब 3 वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट है ये, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। इसको क्या बोलोगे आप, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जो आई कैप, जे कैप, के कैप है यूनिट वेक्टर है अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपने क्या करना है, देखो साइक्लिक ऑर्डर है, अगर साइक्लिक ऑर्डर का मतलब क्या है, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये है साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर के अंदर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 1, यानी कि आई कैप की डॉट प्रोडक्ट जे क्रॉस के साथ, इस टाइप की प्रोडक्ट को आप बोलोगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल का मतलब है 3 वेक्टर की प्रोडक्ट, और स्केलर मतलब जो फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या मिलेगा आपको, एक स्केलर। क्यों? क्योंकि देखो पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करोगे, ये क्या है 2 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट, और 2 वेक्टर की जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आपने देखा था अभी 10.4 एक्सरसाइज में,
दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करो, एक वेक्टर मिलेगा, और फिर इस पूरे ब्रैकेट का जो वेक्टर मिलेगा उसकी जब आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, स्केलर। तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तीन वेक्टर की प्रोडक्ट है और फाइनल आंसर क्या है आपका, स्केलर। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर साइक्लिक ऑर्डर में है आई जे के की, आई जे के की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर साइक्लिक ऑर्डर में है, मतलब आई के बाद जे, जे के बाद के के बाद आई, फिर तो इसका आंसर होगा 1। आप प्रूफ इसका देख भी इसको बिल्कुल आराम से, ठीक है। प्रूफ देखना है तो प्रूफ भी दिखा दूंगा आपने कि ये 1 क्यों आया है। एक काम करो, जे की के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो, जे की के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कितनी आओगी देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, मैग्नीट्यूड ऑफ के, साइन थीटा। थीटा क्या था, एंगल बिटवीन जे और के, और जे और के क्या है, जे है वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर, के है जेड एक्सिस के लॉन्ग, और वाई और जेड में एंगल कितना का बनेगा, 90 डिग्री। एन कैप, अब यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1, जे यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 की वैल्यू 1। एन कैप क्या है, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो कि जे और के दोनों के परपेंडिकुलर है। जे और के का मतलब क्या है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर। वाई और जेड के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस मिलेगी, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के लोग यूनिट वेक्टर के होगा आपके पास आई कैप। तो जे क्रॉस के की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, जे क्रॉस के की वैल्यू मिलेगी आपको आई कैप, आई डॉट आई कैप। सेम वेक्टर की सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट, सेम वेक्टर की सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप। कैप का मतलब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 1। तो आप इसका प्रूफ भी देख सको आप, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट साइक्लिक ऑर्डर में अगर है तो कितनी मिलेगी आपको, 1। आई डॉट जे क्रॉस के 1। ऐसे ही आई के बाद जे, जे के बाद के, जे डॉट के क्रॉस आई, जे के आई, आई जे के आई, के आई जे, के डॉट आई क्रॉस जे, इन सभी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर साइक्लिक ऑर्डर में है तो 1। ये रिजल्ट ध्यान रखना है। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब ये है, आई के बाद जे आना चाहिए, जे के बाद के, आई के बाद जे, जे के बाद के, जे के बाद के बाद आई, के बाद आई के बाद जे, फिर तो 1 है। जैसे ही साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक करोगे आप, ब्रेक कर दोगे साइक्लिक ऑर्डर, मतलब आना तो चाहिए आई के बाद जे और जे के बाद के, लेकिन अगर आपने साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक कर दिया, मान लिया आई के बाद आना तो चाहिए था जे, और आपने उल्टा कर दिया के क्रॉस जे, फिर ये वैल्यू कितनी आओगी, -1, क्योंकि आपने पढ़ रखा है क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होगा, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, एंटी कम्यूटेटिव। जे क्रॉस के और के क्रॉस जे में किसका अंतर होगा, माइनस का, तो ये वैल्यू कितने आ जाएगी, -1। तो इन दो बातों का ध्यान रखना है आपने कि अगर आई जे के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में साइक्लिक ऑर्डर में है तो वैल्यू 1 आएगी, और अगर साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है तो वैल्यू क्या होगी, -1। बस इन रिजल्ट्स का यूज करो, 18th ऑब्जेक्टिव आपका हो जाएगा। तो क्या दे रखा है 18th ऑब्जेक्टिव में, देखो आपके पास क्या है, आई जे के, आई डॉट जे क्रॉस के, उसके बाद क्या है, जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस ये हो जाएगा। अब साइक्लिक ऑर्डर देखो, आई जे के साइक्लिक ऑर्डर है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। फिर जे के बाद के आना चाहिए, के आना चाहिए था, जे के बाद आओगा के साइक्लिक ऑर्डर में, लेकिन यहाँ पे आई आ गया, साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक हो गया तो हो गया -1। फिर के बाद आई के बाद जे, साइक्लिक ऑर्डर है, साइक्लिक ऑर्डर है तो वैल्यू क्या होगी, +1। साइक्लिक ऑर्डर है आई जे के का तो +1, साइक्लिक ऑर्डर नहीं है तो -1। बस यही ध्यान रखना है, सिंपल। तो ये 1 -1 0, आंसर क्या आ गया, 1। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका सी ऑप्शन आ जाएगा 18th क्वेश्चन का। कर लोगे तो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था आपके पास, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ध्यान रखियो, साइक्लिक प्रोडक्ट है तो 1, साइक्लिक प्रोडक्ट नहीं है तो -1।
IJK में साइकिल बनना चाहिए। और एक और प्रॉपर्टी आपने बता दी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तीन में से अगर कोई भी दो वेक्टर अगर सेम बन जाए, तीन में से कोई भी दो वेक्टर अगर सेम बन जाए तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हो जाएगी 0। यानी कि अगर ऐसा है कुछ I डॉट J क्रॉस K की बजाय अगर आपने I मान लिया, अब तीन में से दो वेक्टर क्या हो गए सेम, कहीं भी हो चाहे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तीन में से कोई भी दो वेक्टर अगर सेम हो गए तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 0। ये भी आपने ध्यान रखना है। रिजल्ट दो रिजल्ट हैं ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के। ज्यादा डिटेल से आप +2 क्लास के बाद पढ़ोगे। एक पूरा मैथ है आपके पास वेक्टर्स के ऊपर, जिसमें अभी तो आपने दो वेक्टर की डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ी है, फिर आप तीन वेक्टर चार वेक्टर की डॉट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ोगे, और भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप इसके ऊपर करोगे। ठीक है, तो इनको ज्यादा डिटेल से तो आप +2 क्लास के बाद पढ़ोगे, लेकिन अभी अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो आप ध्यान रखियो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर तीन में से कोई भी दो वेक्टर अगर सेम हो गए तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हो जाएगी 0। एक ये छोटा सा रिजल्ट ध्यान रखियो। साइक्लिक ऑर्डर है तो 1, साइक्लिक ऑर्डर नहीं है तो -1, और अगर तीन में से दो वेक्टर सेम है तो वैल्यू 0। बस ये तीन रिजल्ट आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ध्यान रखने हैं। सारे क्वेश्चन आपके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के निकल जाएंगे। निकालने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, आप ऐसे निकाल सको डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके। उसके बाद देखो लास्ट ऑब्जेक्टिव है इसका 19, थीटा की वैल्यू निकालनी है और कंडीशन क्या देगी, मैग्नीट्यूड ऑफ A डॉट B किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार आया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो A डॉट B का मैग्नीट्यूड, अब क्योंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही मिलेगा, यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट आई थी वही आपका क्या है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, जो डॉट प्रोडक्ट थी A मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या था आपके पास, मैग्नीट्यूड था इसका मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा। मैग्नीट्यूड ये देगा एन कैप जो वेक्टर है करता नहीं क्रॉस प्रोडक्ट में, वो डायरेक्शन देने के काम आता, तो डायरेक्शन की जरूरत है नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड उठाना है, तो एन कैप की जरूरत नहीं है। यहां से टर्म कैंसिल हो जाएंगी, कोस थीटा किसके इक्वल हो गया, साइन थीटा। कोस थीटा और साइन थीटा कब इक्वल हो, टेबल देखी थी आपने, टेबल के अंदर साइन और कोस की वैल्यू बराबर कब है, 45 डिग्री के ऊपर। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। ऑप्शन में 45 नहीं है तो क्या आ जाएगा π/4। 10वीं क्लास का क्वेश्चन है, साइन और कोस इक्वल कब हो आपके पास 45 डिग्री के ऊपर, कर दोगे। तो ये था आपके पास 19th ऑब्जेक्टिव, काफी आसान है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखो जैसे हमने पहले बताया था कि इस मिसलेनियस एक्सरसाइज के 2-3 एग्जाम्पल भी काफी बेहतरीन हैं। एक एग्जाम्पल आपने वैसे 26वां किया था, एक दो एग्जाम्पल और आप करोगे। तो देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 30 देख लो। चलो सबसे पहले बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव आपके पास एग्जाम्पल है ये, और ऐसा एग्जाम्पल आपके पास केस स्टडी के अंदर भी पूछा जा सकता है। अब जैसे आपके पास नई यूनिट ऐड की गई है अभी आपके पास एग्जाम के पैटर्न में केस स्टडी, तो केस स्टडी में ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे सकता है 30th एग्जाम्पल के जैसा। तो देखो आप एग्जाम्पल नंबर 30, तो देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 30 के अंदर क्या है आपके पास, अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है एक वेक्टर 3i-j, बीटा एक वेक्टर दे दिया आपको 2i+j-3 के। अब आपने क्या करना है, जो बीटा वेक्टर था उसके दो टुकड़े करने हैं, बीटा वेक्टर को दो वेक्टर्स के जोड़ के रूप में लिखना है। कंडीशन क्या है, जिसमें से एक पार्ट तो होना चाहिए अल्फा के पैरेलल और एक पार्ट क्या होना चाहिए अल्फा के परपेंडिकुलर। यानी कि जो बीटा वेक्टर्स के दो ऐसे टुकड़े करो जिसमें से एक टुकड़ा तो अल्फा के पैरेलल होना चाहिए और एक टुकड़ा अल्फा के परपेंडिकुलर। तो काफी शानदार क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन तो आसान है और केस स्टडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या करना है, दोनों कंडीशंस को यूज करो। अब पैरेलल वेक्टर्स हैं, पैरेलल वेक्टर दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो वो कोलिनियर मिलेंगे, और कोलिनियर वेक्टर की कंडीशन क्या थी, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के लैम्डा का मल्टीपल के रूप में आप लिख सको। क्योंकि दोनों वेक्टर आपके पास क्या है, अल्फा वेक्टर इज पैरेलल टू बीटा 1, तो आप अल्फा वेक्टर बीटा 1 के पैरेलल है तो बीटा 1 को क्या लिख सको, लैम्डा टाइम्स वेक्टर अल्फा। ये जो कोलिनियर की कंडीशन आपने बहुत बार पढ़ी है। और कोलिनियर वेक्टर क्या है,
अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो वो क्या मिलेंगे आपको, कोलिनियर जरूर मिलेंगे। कोलिनियर की डेफिनेशन क्या थी, दोज वेक्टर विच आर पैरेलल टू द सेम वेक्टर। तो कोलिनियर के अंदर दो प्रकार के वेक्टर आएंगे, या तो वो पैरेलल है एक दूसरे के या फिर एंटी पैरेलल, दोनों वेक्टर आपने कंसीडर करने हैं। अब क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो आपने कोलिनियर की कंडीशन यूज कर ली। बीटा वन किसके इक्वल आओगे आपके पास, लैम्डा टाइम्स अल्फा वन। और यहां तक देखो लैम्डा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3i माइनस जे, तो बीटा वन की वैल्यू कितनी आ गई 3 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप। ये तो आ गया आपके पास बीटा वन की वैल्यू। आपका टारगेट है बीटा वन और बीटा टू की वैल्यू निकालना। अच्छा, अब बीटा वन की वैल्यू आ गई, यहां से बीटा टू की वैल्यू और निकाल लो। यहां से देखो, यहां से यहाँ पे बीटा टू की वैल्यू निकालेंगे, बीटा टू किसके बराबर आ गया, बीटा माइनस बीटा वन। और बीटा की वैल्यू कितने दे रखी है 2i प्लस जे माइनस 3 के वेक्टर माइनस बीटा वन। बीटा वन कितना है 3 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे कैप। तो इसको सिंप्लीफाई करो, आई के कंपोनेंट को आई के साथ इकट्ठा करोगे 2 माइनस 3 लैम्डा आई कैप, जे के कंपोनेंट को जे के साथ माइनस माइनस प्लस लैम्डा जे कैप, के कंपोनेंट को के कंपोनेंट के साथ, जो कि है ही नहीं आपके पास। ये आ गया आपका बीटा टू वेक्टर। बीटा वन की वैल्यू तो अल्फा का यूज करके निकाल ली, बीटा टू की वैल्यू कैसे निकाल दिया आपने, बीटा और बीटा वन का यूज करके ना। अब बीटा टू किसके परपेंडिकुलर है, अल्फा के, क्योंकि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा टू कितने आ जाएगी आपके पास 0। तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट कितने आ गई 0। करो डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर की अल्फा के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो आई के कंपोनेंट की आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 3 इंटू 2 माइनस 3 लैम्डा, जे के कंपोनेंट की जे के कंपोनेंट के साथ प्रोडक्ट माइनस 1 इंटू 1 प्लस लैम्डा, के कंपोनेंट की के कंपोनेंट के साथ, जो कि क्या है 0। तो कितना बच गया 6 माइनस 9 लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो देखो आप कितना आ जाएगा इसका आंसर, देखो कितना बचेगा आपके पास माइनस 9 और माइनस 1, माइनस के 10 इसको राइट में ले जियो 5 प्लस के 10 हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1/2। नॉर्मल कैलकुलेशन है, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1/2। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू मिल गई तो आपको बीटा वन की वैल्यू मिल जाएगी। बीटा वन की वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा की जगह क्या पुट करोगे 1/2, यानी कि 3/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप। तो लैम्डा की वैल्यू 1/2 यूज करो तो बीटा वन की वैल्यू मिल जाएगी। और ऐसे ही बीटा टू की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू क्या यूज करोगे 1/2, 2 माइनस 3/2 आई कैप 1 प्लस 1/2 जे कैप माइनस 3 के कैप। ये कितना बचेगा, एलसीएम ले लियो 4 माइनस 3 1/2 आई कैप प्लस 3/2 जे कैप माइनस 3 के कैप। तो ये आ गया आपके पास बीटा वन और बीटा टू की वैल्यू। क्वेश्चन तो आसान है, बच्चा का स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आती इस क्वेश्चन की, और केस स्टडी में आया है एक दो बार ये क्वेश्चन। तो क्या दे रखा था, एक बार और देख लो स्टेटमेंट। दो वेक्टर दे रखे हैं, अल्फा की वैल्यू है 3i माइनस जे, बीटा की वैल्यू है 2i प्लस जे माइनस 3 के। तो अब आपने बीटा के दो ऐसे टुकड़े करने हैं, बीटा वन प्लस बीटा टू, जिसमें से एक टुकड़ा तो अल्फा के पैरेलल होना चाहिए और एक टुकड़ा अल्फा के परपेंडिकुलर। यानी कि आपने इस क्वेश्चन में पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों के कंसेप्ट्स का यूज करना है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब क्या हो जाएंगे कोलिनियर, और कोलिनियर की कंडीशन क्या थी, वन वेक्टर इज लैम्डा टाइम द अदर वेक्टर। तो बीटा वन की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, लैम्डा टाइम अल्फा। ये कोलिनियर की कंडीशन यूज की है आपने, ठीक है। तो यहां पे बीटा वन की वैल्यू आ गई। परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब है अल्फा की बीटा टू के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगी 0। ये परपेंडिकुलर की कंडीशन यूज कर लिए, पैरेलल की कंडीशन। बीटा वन की वैल्यू मिल गई, बीटा वन का पता लग गया, बीटा का पता है, यहां से बीटा टू की वैल्यू निकाल दो। बीटा टू किसके इक्वल आ जाएगा, बीटा माइनस बीटा वन। सिंप्लीफाई कर लिया, बीटा टू की वैल्यू आ गई, अल्फा और बीटा टू परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0, यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू यहां पुट करो और यहां पुट करो, बीटा वन और बीटा टू की वैल्यू आ जाएगी। बीटा वन और बीटा टू ही आपने फाइंड आउट करना था। तो ये एग्जांपल है, ये थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल है। मोस्टली केसेस में तो क्या है, जैसे जैसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में वैसे वैसे एग्जांपल हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है इसलिए आपको करवाया गया है। कर लोगे एग्जांपल। उसके बाद जो 28 और 29 है,
इस टाइप के ऑब्जेक्टिव या इस टाइप के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 10.3 में पढ़े थे। लेकिन चलो एक 28 और करवा दूं। 29 आप खुद ट्राई कर रहे, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। अब 28 में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 28, ए बी सी तीन वेक्टर दे रखे हैं। ए का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 4, मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना है 5। ए बी सी के मैग्नीट्यूड आपको दे रखे हैं। साथ में कंडीशन दे दी, ईच वन ऑफ देम इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू, यानी कि जो ए वेक्टर है वो परपेंडिकुलर किसके है, बाकी दो के सम के परपेंडिकुलर। ए वेक्टर बी प्लस सी के परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर सी प्लस ए के परपेंडिकुलर है, और सी वेक्टर ए प्लस बी के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, ए डॉट बी प्लस सी किसके इक्वल है 0। ऐसे ही बी डॉट सी प्लस ए किसके इक्वल है 0। सी डॉट ए प्लस बी किसके इक्वल है 0। ये है कंडीशन। तो अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ये मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। आपको बार बार बोला था, जब भी कभी आपने किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो एक काम करो, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर फाइंड आउट करो। फाइंड आउट करना था ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, आप एक करेंगे इसका स्क्वायर फाइंड आउट करांगे और लास्ट में जाके क्या करेंगे, आप स्क्वायर रूट ले जाएंगे। स्क्वायर किसके इक्वल होगा, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करोगे, उसी वेक्टर की 2 बार डॉट प्रोडक्ट, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। तो करो प्रोडक्ट। पहले ए की सभी के साथ करनी है, तीनों के साथ करनी है। अब की बात थोड़ा सा आप सिस्टमैटिक ढंग से करांगे, ऐसे तो सभी के साथ डायरेक्ट भी कर सकते। पहले ए की ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर ए की एक बार बी के साथ करनी है, सी के साथ करनी है। आप इकट्ठी ही करांगे, ए की डॉट प्रोडक्ट कर लो बी प्लस सी के साथ, इकट्ठी कर दो आप दोनों के साथ। क्यों, क्योंकि इसका पता है ए डॉट बी प्लस सी, इसका आपको पता है। ए की ए के साथ तो अलग कर दी, बी प्लस सी के साथ इकट्ठी कर दी। ऐसे ही बी का करांगे, यहाँ पे बी की तीनों के साथ प्रोडक्ट करनी थी, ए के साथ भी, बी के साथ भी, सी के साथ भी। आप एक काम करेंगे, बी की पहले बी के साथ कर लो, प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, आगे पीछे आप कर सको। बी की पहले तो कर लो, बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, बी की बी के साथ। ए और सी के साथ और करनी है, या तो अलग अलग कर ले या इकट्ठा कर दो। बी की आपने क्या कर दिया, ए और सी के साथ इकट्ठी कर दी डॉट प्रोडक्ट। फिर ऐसे ही सी की करनी है सभी के साथ, ए के साथ भी करनी है, बी के साथ भी, सी के साथ भी। आप एक काम करें, सी की ए और बी के साथ तो इकट्ठी कर दो, सी की डॉट प्रोडक्ट ए और बी के साथ तो इकट्ठी कर लो, अलग अलग भी कर सको आप, ठीक है। और सी की सी के साथ अलग कर दो। तो अब ए की ए के साथ डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ए की बी और सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी 0, ठीक है। अलग अलग भी कर सको थे आप, ऐसे ए डॉट बी ए डॉट सी 0, यहाँ पे भी ए डॉट बी ए डॉट सी 0, आपकी मर्जी है, जैसे भी आपने करना है। सेम बी की बी के साथ मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, ये 0 दे रखा है, ये भी 0 दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, देख लो कितना आ गया 50। कितना है ये, ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकालना है तो स्क्वायर रूट बोथ साइड, ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, रूट 50। 50 को क्या लिख दो, 25 इंटू 2, 5 रूट 2 आ जाएगा आपका आंसर। कर लोगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़े हैं। इकट्ठी नहीं करनी तो अलग अलग भी कर उसको। देखो ए डॉट बी ए डॉट सी, ये 0 ही आओगे, यहाँ तो देख लियो, ए डॉट बी ए डॉट सी कितना आ जाएगा 0। ऐसे ही बी डॉट सी बी डॉट ए 0, सी डॉट ए सी डॉट बी 0, जैसे भी करना है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो पहले भी आपने पढ़ रखा है। बिल्कुल सेम ऐसा ही आपके पास 29th एग्जाम्पल है। जो 29th एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज 10.3 का जो 13th सम है, वो तो दोनों बिल्कुल ही सेम है। उसमें ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए निकालना था। 29th एग्जाम्पल में भी ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए निकालना है और उसको म्यू के इक्वल मान रखे है। ये तो आप खुद ट्राई कर लोगे, जैसा कि आपका एग्जाम्पल नंबर आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 था 10.3 का। तो यहां तक आपने वेक्टर्स के क्वेश्चन ट्राई करने हैं। ये एक्सरसाइज हमारी तरफ होगी कंप्लीट।
तो यहाँ तक ट्राई करो, उसके बाद आप डिस्कस करोगे 3D। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।